हेलो। तो बच्चे, मैं हूँ गौरव सर और आज अपन चैप्टर शुरू करने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वैसे इसकी इंट्रोडक्शन की तो मतलब ये जो पहला फर्स्ट पेजेस की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ तारीफ़ें हैं नोट्स की। अब अपन करते हैं फर्स्ट पेज से शुरू। वैसे तो बहुत बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, पर तुम लोग हार्ड बना देते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोडक्शन। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family became the king of France. ये इस स्टोरी का किंग है या कहें हीरो है, लुइस 16। 1774 में ये किंग बन गया फ्रांस का। ही वॉज 20 years old एंड मैरिड द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। सिर्फ 20 साल का था और इसकी शादी हो गई मैरी एंटोनेट। और जैसे ही शादी हो गई इसकी बर्बादी शुरू हो गई, खुद ही देख लो। When he became the king, he found an empty treasury. हाय भगवान, रीजंस फॉर एम्प्टी ट्रेजरी, कारण क्या थे इसके गरीब खाने के? कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द आर्मी एंड द कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइलस। एक तो इसकी आर्मी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, इसके जो आर्मी वाले लोग थे बहुत खर्चा था उन पे। और दूसरा, वहाँ पे जो इसकी इतनी बड़ी कोर्ट थी, महल था, उसका बहुत खर्चा था। वर्साइलस में जो इसका इतना बड़ा महल था, पैलेस था। दूसरा, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटीज़, ऊपर से वहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिस थे, यूनिवर्सिटी थी, उनका खर्चा, इसका खर्चा, भगवान खर्चे पे खर्चा था। लुइस 16 हेल्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी ब्रिटेन। ऊपर से लुइस 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की मदद की। किससे आज़ादी लेने में? ब्रिटेन से। मतलब कि इनके बीच झगड़ा चल रहा था तो आज़ादी तो दिला दी अमेरिका को ब्रिटेन से, लेकिन बेचारा खुद नंगा हो गया था, पैसे की कमी आ गई थी। दिस एडेड मोर देन 3 बिलियन लिवरेज ऑन 10% इंटरेस्ट रेट। तो अब फ्रांस पे 3 बिलियन लिवरेज का कर्जा चढ़ गया था। बच्चे, वहाँ की करेंसी है लिवरेज, और कितना कर्जा चढ़ गया था? 3 बिलियन लिवरेज। इंटरेस्ट रेट थी 10%। ओ माई गॉड। अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड सोशल स्टेटस ऑफ फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी। अच्छा, फ्रेंच सोसाइटी कैसे थी 18th सेंचुरी में? कैसे बटे हुए थे लोग? मैं नहीं बांट रहा यार, इन लोगों ने बांटा रखा था, मेरी क्या गलती है इसमें? इन द 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट्स। पहला है द फर्स्ट एस्टेट, क्लर्जी, दर्जी नहीं क्लर्जी। दे हैड वास्ट लैंड एंड वेल्थ, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी और बहुत ज़्यादा संपत्ति थी। देवर फ्री फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, इनको टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता था। दे हैड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, इनको बचपन से ही कुछ अधिकार थे, मतलब पैदाइशी उनको कुछ हक मिले हुए थे। द सेकेंड स्टेट, नोबेलिटी और नोबिलिटी, देवर फ्री फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, इनको भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। दे हैड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, इनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट थे बाय बर्थ, मतलब पैदा होते ही। देन एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, इनको अलग ही प्रिविलेजेस मिले हुए थे, फ्यूडल प्रिविलेजेस सच एज एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम पीजेंट, मतलब ये पीजेंट से फ्री में काम करवा सकते थे, किसानों से, मतलब पीजेंट यानी किसान से फ्री में काम करवा सकते थे। और इस अधिकार को फ्यूडल प्रिविलेज कहते हैं। अब आती है थर्ड एस्टेट। ये हम लोगों की तरह गरीब एस्टेट है, ये लोग अमीर नहीं है बच्चे लोग। दे हैड वेरी फ्यू प्रिविलेजेस एंड हैड टू पे टैक्सेस, इनके पास बहुत कम अधिकार थे और इनको टैक्स पे करना पड़ता था। द चर्च टुक टैक्सेस कॉल्ड टाइथेस, चर्च भी एक टैक्स लेता था, टाइथेस। स्टेट यानी वहाँ की गवर्नमेंट भी एक टैक्स लेती थी, मतलब लुइस 16 वाली गवर्नमेंट। द स्टेट टुक टैक्सेस कॉल्ड टाइल, और डायरेक्ट टैक्स जो उनकी इनकम पे लगता था, टाइल उनकी इनकम पर टैक्स लगता था। और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स बच्चों वो होते हैं जो तुम कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदते हो उस पर भी टैक्स लगता है। तो टाइल जो टैक्स था वो तो इनकम पर लगता था, और जो इनडायरेक्ट टैक्स था वो चीज़ें खरीदने पर लगता था, मतलब सारा टैक्स इन्हीं के ऊपर लगता था। देखो तो कितनी वेराइटी है टैक्स की भी। These estate included people like businessmen, artisan, labor, servant, etc. इसमें किस किस वैरायटी के लोग थे? इसमें बिजनेसमैन थे, आर्टिशन यानी कलाकार थे, मतलब जो कलाकारी का काम करते हैं ना वो, लेबर थी, सर्वेंट्स यानी नौकर थे, मतलब कुल मिला के गरीबड़े थे बेचारे। अब देखते हैं अगला टॉपिक, द स्ट्रगल टू सर्वाइव और सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब बेचारे स्ट्रगल की बात देखते हैं। फ्रांस की हालत बहुत ख़राब थी, बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह थी जो बेचारा अभी पैदा हुआ है और उसको पोलियो हो गया हो। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन इन 1789। फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई। अबे इससे ज़्यादा तो हमारी दिल्ली की आबादी है, मुंबई की आबादी है। मतलब कि 23 मिलियन मतलब होता है 2 करोड़ 30 लाख, और 28 मिलियन होता है 2 करोड़ 80 लाख, मतलब 50 लाख की आबादी बढ़ चुकी थी इन 1789। या तो आप हार्डवर्ड में भी देख सकते हो और माइनस करके देख लेना कितनी बढ़ गई थी। दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन।
तो वहाँ पे फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ गई, मतलब अनाज चाहिए था लोगों को। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन वॉज लेस बिकॉज ड्रॉट और हेल रिड्यूस दी हार्वेस्ट, लेकिन जो अनाज था ना वो बहुत कम था, क्योंकि ड्रॉट वहाँ पे सूखा पड़ चुका था, और हेल यानी ओले होते हैं ना बरसात के, उसने पूरी हार्वेस्ट की हालत ख़राब कर दी थी, पूरी फसल ख़राब हो गई थी। मोस्ट वर्कर्स वर नहीं 2 मिनट, हाँ सही है, मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स, बेचारे काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स तो लेबर का काम करते थे वर्कशॉप में। ऑनर्स ऑफ द वर्कशॉप डिड नॉट इंक्रीज द वेजेस ऑफ वर्कर्स, और जो वहाँ के मालिक थे, दुकान के मालिक, वो उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे थे, तो इस वजह से चीज़ें महंगी हो रही थी, सैलरी कम हो रही थी, और वहाँ पे फसल कम हो चुकी थी, कुल मिला के ये लोग बर्बाद होने को थे। तो इस वजह से वहाँ पे आ गई दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस, तो वहाँ पे खाने की, अनाज की कमी पड़ गई, विच अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस, और वो तो बार बार आती रहती थी। ए भगवान, कितनी बुरी हालत थी। ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम द यूएसए, अब वहाँ पे मिडिल क्लास के लोग ग्रो हुए कि हमारी सरकार कैसे हमें परेशान कर रही है, और इन्फ्लुएंस फ्रॉम यूएसए, और थोड़ा बहुत मोटिवेशन उन्हें यूएसए से भी मिला। बेटा यूएसए तो मेरे को लगता है हमेशा से मोटिवेशन का सोर्स लाए सारी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है ना। फर्स्ट पॉइंट, इन 18th सेंचुरी अ न्यू सोशल ग्रुप एंटर्ड नोन एज मिडिल क्लास, एक नया सोशल ग्रुप आया, एक नए तरह के, नई वेराइटी के लोग आए। वो फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट छोड़ो, अब नई वेराइटी आई है, ऐसे कहते हैं मिडिल क्लास। हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड एंड प्रोफेशन, उन्होंने अपना पैसा कमाया था ट्रेड और प्रोफेशन से, मतलब धंधा करके और अपने प्रोफेशन या डॉक्टर लॉयर कुछ भी थे। देवर इन्फ्लुएंस बाय द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूएसए, अरे वाह, यूएसए तब तक आज़ाद हो चुका था और ये लोग यूएसए से मोटिवेट हो चुके थे। दे वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय फंडामेंटल राइट गिवन टू द सिटीजन ऑफ द यूएसए, अरे वाह, यूएसए की एक और बात से वो लोग इन्फ्लुएंस हो चुके थे, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट मतलब अधिकार मिल गया था वहां के लोगों को। और ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, और ये सारे मिडिल क्लास वाले लोग एजुकेटेड थे, एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, और मानते थे किसी को भी पैदाइशी कोई अधिकार नहीं मिलने चाहिए, बड़े होके जो बच्चा बड़ा होगा कुछ कमाएगा धमाएगा तब जाके उसको कुछ हक मिले तो मिले, वरना बचपन से कुछ नहीं मिलना चाहिए। अगला, दे ऑल्सो बिलीव द फ्रेंच सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन फ्रीडम, वो और भी चाहते थे कि फ्रेंच सोसाइटी फ्रीडम पर बेस्ड हो, ये नहीं कि लुइस 16 चला रहा हो उसे। इक्वलिटी हो, वहां पे लोग बराबर हो, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, और सबके लिए बराबर का हक हो। वाओ, समझ आ गया, बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो ये था अपना फर्स्ट लेक्चर द फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और नए लेक्चर में अपन लोग मिलेंगे। बाय बाय।